हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 24 तक देखा। आज के सेट में हम लोग सेट नंबर 25 को देखेंगे। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला प्रश्न है, हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो दोस्तों, हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, जो कि 78% होता है। और ऑक्सीजन सेकंड पे होता है, ऑक्सीजन जो कि 20.95% हमारे वायुमंडल में। फिर होता है ऑर्गन थर्ड नंबर पे होता है, जो कि 0.93% होता है। और CO2 की बात करें, जो कि गैस है, CO2 गैस, ये 0.03% होता है हमारे वायुमंडल में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है? तो आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार इंग्लैंड में नहीं है। दोस्तों, आल्प्स पर्वत श्रेणी यह यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिखित में सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है। तो वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का जो डेसिबल होता है वो 20 डेसिबल होता है। कितना होता है? 20 डेसिबल, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं दिया है, बाय मिस्टेक नहीं दिया गया होगा। लेकिन पत्तों के सरसराहट का डेसिबल जो होता है वो 20 डेसिबल होता है। जो फुसफुसाहट होती है, जब हम लोग बहुत धीरे से बात करते हैं फुसफुसा के, तो उसका जो होता है 35 डेसिबल होता है। और सामान्य बातचीत का जो डेसिबल होता है वो 60 डेसिबल होता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मिट्टी की रचना सामान्यतः किस प्रक्रिया द्वारा? तो मिट्टी की रचना निक्षेपण के द्वारा होती है। नदियों के द्वारा लाए गए जो रेत होते हैं, जो मिट्टियाँ होती है, वो जब निक्षेपित कर दिया जाता है अपने किनारे से बाहर की तरफ, तो उससे मिट्टी का निर्माण होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निक्षेपण के द्वारा। अगला प्रश्न है, खंभात की खाड़ी किसके मध्य स्थित है? तो खंभात की खाड़ी भावनगर और सूरत के बीच स्थित है, जो कि गुजरात में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भावनगर और सूरत के बीच में। अब दोस्तों, खंभात की खाड़ी का पूर्व नाम पूछे अगर आपसे, तो याद रखिएगा कैम्बे की खाड़ी कहा जाता था खंभात खाड़ी को पहले। अगला प्रश्न है, सोमपेन आदिवासी का निवास स्थान है। तो सोमपेन आदिवासी का निवास स्थान मुख्यतः निकोबार में है। ध्यान रखिएगा, जब आपको अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ये सब अलग, खासकर अंडमान और निकोबार जब अलग अलग ऑप्शन में दिए हुए हो, तो निकोबार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर अंडमान निकोबार दोनों साथ दिए हुए हैं तो अंडमान निकोबार होगा। सोमपेन जनजाति अंडमान और निकोबार दोनों जगह पाए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः यह निकोबार के निवासी हैं, इसलिए इसका सही आंसर निकोबार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बादल किस मंडल में अवतरित होता है? तो दोस्तों, बादल यह क्षोभ मंडल में होता है। जो भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती है। हेलीकॉप्टर भी क्षोभ मंडल में उड़ता है, लेकिन हवाई जहाज जो भी है वो समताप मंडल में उड़ता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति किस समिति ने की थी? तो दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति फेरवानी समिति के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? फेरवानी समिति। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई कब थी? तो यह हुई थी 1992 ईस्वी में, लेकिन इसको स्वीकृति मिली थी 1993 ईस्वी में। ठीक है, स्थापना हुई थी 1992 ईस्वी में, लेकिन स्वीकृति मिली थी 1993 ईस्वी में सेबी के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक मार्शल यानी अल्फ्रेड मार्शल हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका प्रकाशन 1890 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है,
भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप हमें कमेंट करके बताइए वर्तमान में CJI कौन है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। अगला प्रश्न है 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में कितनी अनुसूचियां थी? तो जब 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था उस समय अनुसूचियों की संख्या 10 थी और धाराएं 321 थी। ठीक है, धाराएं पूछे तो 321 धाराएं और अनुसूचियां 10 थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज्य संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितना विषय प्रदान किया गया था? तो दोस्तों पंचायती राज्य संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय दिया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 29 विषय। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्ति, उसके अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित बातों का चर्चा किया गया है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ भारतीय संविधान में जो विदेश से चीज़ें ली गई हैं वो है, और दूसरा तरफ वो देश है जहाँ से कुछ चीज़ें ली गई हैं भारतीय संविधान में। चलिए देखते हैं हमारे भारतीय संविधान में वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया यह कनाडा से ली गई है, और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था आयरलैंड से ली गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 2, 1 और 4, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा की अभिवृद्धि की व्याख्या किया गया है? तो अनुच्छेद 46 में जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्ग हैं यानी कमज़ोर वर्ग हैं, उसके बारे में शिक्षा, सामाजिक अन्याय, शोषण से संरक्षित रखने की बात कही गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है? तो इसमें से जो राष्ट्रीय जलमार्ग है यह संघ सूची में शामिल नहीं है। राष्ट्रीय जलमार्ग, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह समवर्ती सूची में शामिल है। भारत में टोटल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग है। अगला प्रश्न है लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? तो लोक लेखा समिति के जो सदस्य हैं वो 1 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। कितने टाइम के लिए होते हैं? 1 वर्ष के लिए होते हैं। इसमें टोटल 22 मेंबर होता है, 22 सदस्य होता है, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होता है। दोस्तों लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अब प्राक्कलन समिति की बात करें तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? टोटल 30 सदस्य होते हैं, और सभी के सभी लोकसभा से संबंधित होते हैं, जबकि लोक लेखा में 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल में सम्मिलित किया गया है? कि संविधान संशोधन में ये कहा गया है कि जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा तो उस समय दिल्ली और पांडिचेरी संघ के राज्य क्षेत्र का जो विधानसभा है उसके सदस्य भी भाग लेंगे। तो ये 70वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कहा गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? दोस्तों राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना 99वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है गंधार कला शैली में निम्न में से किसका संश्लेषण होता है? तो गंधार कला शैली जो है यह भारतीय और यूनानी कला से मिलकर बना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जबकि मथुरा शैली की बात करें तो यह पूर्णतः स्वदेशी यानी भारत का जो है कला है मथुरा कला, जबकि गांधार कला भारतीय और यूनानी कला से मिलकर बना है। अगला प्रश्न है भारत भ्रमण पर आए वेनसांग ने किस नगर का विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किया है? तो दोस्तों पाटलिपुत्रा नगर का विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किया वेनसांग ने। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेनसांग किसके शासनकाल में आए थे? तो आपको याद रखना है हर्षवर्धन के शासनकाल में वो भारत आए थे।
630 ईस्वी में, ठीक है, 630 ईस्वी में हर्षवर्धन वेनसांग के शासनकाल में भारत आए और 15 वर्षों तक भारत में रहे भी थे। इसके यात्रा वृत्तांत का नाम सी यू की है, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ वेद दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका ब्राह्मण ग्रंथ दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। पहला है ऋग्वेद, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ एक ही है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ग्रंथ है। सामवेद का ग्रंथ पंचवीस है और अथर्ववेद का ग्रंथ कोपत है। ऋग्वेद कौस्तुकी, यजुर्वेद शतपथ, सामवेद पंचवीस और अथर्ववेद कोपत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, 3, 1 और 2, जो ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नासिक अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? तो दोस्तों नासिक अभिलेख जो है यह गौतम बलश्री से संबंधित है। किससे संबंधित है? गौतम बलश्री से संबंधित है। इसमें गौतम बलश्री ने अपने पुत्र गौतम पुत्र सतकर्णी की विजय के बारे में लिखा है, ठीक है। और दोस्तों नासिक अभिलेख किस भाषा में लिखी गई है? तो यह मिश्रित भाषा में लिखी गई है। संस्कृति और उस टाइम की जो भाषाएं थी उसमें मिश्रित भाषाओं से लिखी गई नासिक अभिलेख। अगला प्रश्न है, नगर को किसने स्थापित किया था? दोस्तों पंजाब में जो अमृतसर नगर है इसे गुरु रामदास के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गुरु रामदास को मुगल बादशाह अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। दोस्तों गुरु रामदास ये चौथे सिख गुरु थे, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था? विजारत का चरमोत्कर्ष किस राजवंश के अंतर्गत हुआ था? तो यह हुआ था तुलुग राजवंश के। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने निम्न में से किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? दोस्तों अमीर खुसरो ने खड़ी बोली भाषा का विकास किया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो उर्दू भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था, जबकि अंग्रेजी, गुजराती, तमिल और इंग्लिश ये 4 भाषाएं थी जिसमें द इंडियन ओपिनियन छापा जाता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उर्दू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन से स्वदेशी समर्थक थे? इसमें पूछा है समर्थक कौन थे, तो वो थे दादा भाई नौरोजी जो कि स्वदेशी के समर्थक थे, जबकि इसके नेतृत्वकर्ता थे अरबिंदो घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? तो आज़ाद हिंद फौज का विचार कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा सुझाया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ आविष्कार दिया हुआ है, दूसरा तरफ आविष्कारक दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। पहला है रक्त परिवर्तन। तो रक्त परिवर्तन यह कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा दिया गया। गर्भ निरोधक गोलियां यह पिनकस के द्वारा दिया गया। बैक्टीरिया जो है यह ल्यूवेनहॉक के द्वारा दिया गया। और हेमोपैथी यह हैनीमैन के द्वारा दिया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 4, 3, 2 और 1। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फाफूंद यानी फंगस के कारण होता है? तो फफूंदी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो एथलीट फूट होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब एथलीट फूट होती किस कवक से है? तो हर्मेटोफाइटस नामक कवक होता है जिसकी वजह से एथलीट फूट होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं। पहला है विटामिन ए, रेटिनॉल बिल्कुल सही सुमेलित है। विटामिन B7 को बायोटीन कहते हैं, ये भी सही है। विटामिन ई को टेकोफेरॉल कहते हैं, ना कि फिलोक्विनोन। दोस्तों फिलोक्विनोन विटामिन के का नाम है और विटामिन ई का नाम है टेकोफेरॉल। विटामिन B5 का पेंथेनिक अम्ल होता है, पेंटोनोथेनिक अम्ल होता है। तो इसमें गलत पूछ रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन ई फिलोक्विनोन। अगला प्रश्न है,
प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है? तो प्रोटीन जो है यह टोटल 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वृक्क यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो किडनी के कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। इसका मुख्य कार्य जो होता है वो रक्त को छानना होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रक्त से अशुद्धियों को निकालने का काम करता है किडनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो जो पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है वो हार्मोन होता है ऑक्सिन और एस्कॉर्बिक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑक्सिन और एब्सिसिक, एस्कॉर्बिक नहीं, एब्सिसिक। ऑक्सिन और एब्सिसिक एसिड यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मटर में मार्श रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो मटर में जो मार्श रोग होता है यह मैग्नीज की कमी के वजह से होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व कौन सा होता है? तो गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व रेडॉन होता है। रेडॉन की परमाणु संख्या 86 होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेडॉन। अगला प्रश्न है, टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में कौन सी कांच का प्रयोग किया जाता है? तो टेलीस्कोप और प्रिज्म में प्रकाशीय कांच का प्रयोग किया जाता है, ऑप्टिकल ग्लास का। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस तत्वों का मिश्रण होता है? दोस्तों कांसा जो है ये Cu और Sn का मिश्रण होता है, यानी तांबा और टीन का। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिलेराइट निम्न में से किस तत्व का अयस्क है? तो मिलेराइट जो है यह निकेल का अयस्क है। निकेल सल्फाइड खनिज से निकलता है ये मिलेट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का रंग होता है। तो मिथाइल ऑरेंज के जो अम्लीय विलयन का रंग है वो गुलाबी होता है। कैसा होता है? गुलाबी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ खोज दिया हुआ है और दूसरी तरफ खोजकर्ता। चलिए देखते हैं। पहला है कार्बोरेटर के खोजकर्ता थे जी डेमलर। कौन थे? जी डेमलर। डायनेमो का खोजकर्ता थे माइकल फेराडे। नायलॉन के खोजकर्ता थे वालेस केरायर्स और स्टील के खोजकर्ता हेनरी लेसेमर थे। तो इसका सही आंसर 4, 3, 2 और 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दो राशि का एसआई मात्रक समान है? इसमें से कौन कौन सा ऐसा राशि है जिसका एसआई मात्रक समान है? तो कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्य एवं ऊर्जा। अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई थी? तो दोस्तों भारत की जलवायु परिवर्तन पर पहली बार राष्ट्रीय क्रिया योजना 2008 में हुई थी। कब हुई थी? 30 जून 2008 को प्रकाशित हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताप बढ़ने पर चालक की चालकताएं पर क्या प्रभाव पड़ती है? तो जब ताप बढ़ने पर दोस्तों चालक की जो चालकता है वो घट जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घटता है, जबकि प्रतिरोधकता बढ़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? इसमें से कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है? तो वो है एल्यूमिनियम। इस्पात में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो अल्फा किरण नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जबकि एक्स किरण, गामा किरण और परावैंगनिक किरण ये तीनों ही विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है।
पहला है संगीत नाटक अकादमी, जिसकी स्थापना 1993 ईस्वी में हुई थी, बिल्कुल सही सुमेलित है। दूसरा है ललित कला अकादमी, इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। और तीसरा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसकी स्थापना 1861 ईस्वी में हुई थी। ये तीनों के तीनों सही सुमेलित हैं। और दोस्तों, संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो हेड क्वार्टर है, ये तीनों का हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, फेडरेशन कप ये फुटबॉल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फुटबॉल से। और संतोष ट्रॉफी, मर्डे का कप, ये सब संबंधित है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट सेट के साथ। जय हिंद।